नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस कार्ड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 2 की, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुष्प है वो क्या है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसे हम बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। सामान्य जो पुष्प के 4 भाग होते हैं जो चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। ये चक्र व उनके सदस्य हैं, जैसे बाह्य दलपुंज जो चक्र है उनका एक सदस्य को हम बाह्य दल कहते हैं। देन उसके बाद दलपुंज चक्र के एक सदस्य को दल कहते हैं, पुमंग के एक सदस्य को पुंकेसर तथा एक जायांग के एक सदस्य को अंडप कहते हैं। हम देखते हैं उसके बाद नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी। सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक आता है पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें नर जननांग पुंकेसर होता है। जो नर जननांग तो हम देखते हैं कि पुंकेसर होता है, और मादा जननांग क्या होगा, स्त्रीकेसर, जिसे हम इसे तो हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं तथा उसको हम कहें गुरु बीजाणुधानी। तो सबसे पहले लघु बीजाणुधानी का हम अध्ययन करते हैं। पुंकेसर जो होता है जिसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, और इसमें जो प्राय 3 भागों में ये विभक्त होता है, पूतंतु, योजी और परागकोश। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनका अध्ययन करते हैं। पूतंतु क्या है? पूतंतु एक पुंकेसर का व्रंतनुमा लंबा भाग होता है जिसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। एक डंडी नुमा संरचना होती है जिसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। प्रारूपिक दृष्टि से प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। जो परागकोश होता है उनमें जो 2 पाली होती है जिससे वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जो एक दूसरे से योजी द्वारा संनिध रहती है। उनके बीच में योजी पाई जाती है जिनके द्वारा वो दोनों पालियाँ संनिध होती है। तो प्रत्येक परागकोश की प्रत्येक जो पाली होती है 2 प्रकोष्ठों में विभेदित होती है, जिन्हें परागकोश या परागपुट अथवा लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अतः प्रत्येक द्विपालित जो परागकोश है 4 लघु बीजाणुधानियों युक्त होता है। अतः अब इसके बाद हम देखते हैं कि मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनमें परागकोश सिर्फ एक पालित होता है, जिसमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी। अगर दो द्विपालित होगा तो उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होगी, और मालवेसी जो कुल है उनमें एक पालित ही है, इसलिए इसमें 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती है। इन जो बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अथवा परागकणों का विकास होता है। ये जो लघु बीजाणुधानियाँ हैं इन्हीं में जो बीजाणुधानियाँ हैं उन्हीं में लघु बीजाणुओं अथवा परागकणों का विकास होता है। तो इसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जो दिखाया गया है लघु बीजाणुधानी का ये जो डायग्राम है उसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, परागकण बनते हैं। तो टेपिटम, संयोजी, ये सब आगे आने वाले टॉपिक है। तो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा द्वारा आवृत अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है। जो विकास हुआ धीरे धीरे पौधे का, उसमें परागकोश क्या है, एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा एपिडर्मिस द्वारा आवृत अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है, जिसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप 4 परागपुटों का विभेदन होता है। प्रत्येक परागपुट की अधस्त्वक कोशिकाएं हाइपोडर्मल सेल्स अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होकर एवं सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, जिन्हें प्रपसु कोशिकाएं कहते हैं। आगे जाकर यही प्रपसु कोशिकाएं 2 भागों में बढ़ती हैं, जिन्हें बाद में पढ़ेंगे। परागकोश का परिवर्तन सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। जो परागकोश का परिवर्तन डेवलपमेंट होता है सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में एक से अधिक बीजाणुधानीय प्रारंभिकाओं से बीजाणुधानी या परागपुट का परिवर्तन होता है। जो प्रत्येक प्रपसु कोशिका होती है परिणत उसमें विभाजन होता है। लेकिन ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इनका अगर हम देखें, प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो होती है परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, अथवा सूत्री विभाजन द्वारा अनेक बीजाणुजन कोशिकाएं बनाती है, जो बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कार्य करती है। अतः प्रत्येक परागकोश परिवर्तन के फलस्वरूप 2 भागों में स्पष्ट 2 भागों में विभक्त हो जाता है, परागकोश भित्ति तथा बीजाणुजन कोशिकाएं। यहाँ पर हम बात करें परागकोश भित्ति की, तो परागकोश भित्ति का निर्माण जो है प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो होता है हम पढ़ चुके हैं,
एवं परिपक्व अवस्था में अनुप्रस्थ काट में यह 4 स्तरों में विभाजित दिखाई देती है। ये चारों स्तर परिधि से केंद्र की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जो निम्नानुसार है: बाह्य त्वचा, अंतःस्थीशियम, मध्यस्तर और पोषक। अब हम देखें जो पराकोश होता है उनके उनके मतलब क्या लिखा है कि भाई केंद्र से निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, परिधि से केंद्र में, जो बाहर से अंदर की ओर निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो बाह्य त्वचा नाम से स्पष्ट है कि एपिडर्मिस है। यह पराकोश भित्ति का सबसे बाह्य कोश का एकल स्तर है, जो पराकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। बाह्य भित्ति है, सुरक्षा कार्य करती है। परिपक्व पराकोश की बाह्य त्वचीय कोशिका स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित व चपटी होती है। उसके बाद देखें तो अंतःस्थीशियम है। यह बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती कोशिकाओं का एकल स्तर है, जिनमें कोशिकाएं मोटी, त्रिज्या से दीर्घित होती हैं। इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों में अल्फा सेल्यूलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती है, जो यू आकार की होती हैं। ये कोशिकाएं आर्द्रतागाही प्रकृति की होती हैं एवं शुष्क अवस्था में इनमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, जिससे परागकोश का स्फुटन होता है। इनसे परागकोश का स्फुटन होता है। मध्यस्तर हम देखें अंतःस्थीशियम के अंदर की तरफ कोशिकाओं की 1 से 3 परतें मध्यस्तर का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त एवं अल्पकालिक होती हैं। पोषक या टेपिटम, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, इस पर ध्यान रखना आप। यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट स्तर है। यह एवं बीजाणु जन ऊतक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर और विशिष्ट स्तर है, जो बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था तक यह स्तर पूर्ण विकसित होता है। टेपिटम कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य सघन एवं केंद्रक स्पष्ट होता है। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं प्राय बहुकेंद्रकी एवं बहुगुणित हो जाती है। आवृतबीजी पादपों की में जो कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार की होती है, जिनको अमीबीय तथा स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम कहते हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी हो गई? अमीबीय या स्रावी, ठीक है, अथवा ग्रंथिल टेपिटम। एक तो है अमीबीय और एक है ग्रंथिल। टेपिटम की कोशिकाओं में वसी प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं प्रोयोबिस्काय पाई जाती हैं। प्रोयोबिस्काय क्या है? प्रोयोबिस्काय स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमने से यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाती है तथा परागकणों के बाह्य चोल के निर्माण में सहयोग करती है। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादपों में स्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। अब आपको पूछेंगे कि प्रोयोबिस्काय क्या है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। परागकणों के परिवर्तन में टेपिटम पोषण प्रदान करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। यदि किसी परागकोश में टेपिटम का ह्रास परागकणों के विकास से पूर्व हो जाता है, तो उसके परागकण बंध्य, स्टेराइल अथवा रुद्ध वृद्धि के होते हैं, क्योंकि ये पोषण प्रदान करती है। अगर पोषण नहीं प्रदान होगा तो स्वाभाविक बात है कि भाई उनमें या तो परागकण स्टेराइल बंध्य प्रकार का होंगे या उनकी कुछ न कुछ उनमें कमी पाई जाएगी। सेकंड हम बात करें बीजाणुजन कोशिकाएं। जो बीजाणुजन, पहले हम भित्तीय कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद हम देखें तो बीजाणुजन कोशिकाएं। परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाता है। जो परागकोश होता है, परागकोश भित्ति जो होती है, उनके द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें हम बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है, तो देखें हम आगे। परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहलाती है। फिर से समझ लेते हैं इस बात को हम। परागकोश जो होता है उसकी लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित यानी कि 2n लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित जो 2n थी उससे n लघु बीजाणुओं के
निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। सामान्यतः परागकोश की जो लघु बीजाणु धानी में गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं कहा जाता है। परागकोश की जो लघु बीजाणु धानी होती है उनमें गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु मात्र या पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो द्विगुणित होती है, 2n होती है। प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा पराग कणों का निर्माण करती है, जो एक चतुष्क टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये चतुष्क जो है सामान्यतः निम्न 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, इसमें एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा इन तीनों के तरफ स्थित होता है। उदाहरण जो है अधिकांश द्विबीजपत्री पादप, ये ए नंबर वाला जो आप डायग्राम देख सकते हैं, उनमें जो 3 तो आगे की तरफ है तथा 1 पीछे की तरफ है। उसके बाद हम देखें समद्विपार्श्विक, इनमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। उदाहरण एक बीजपत्री पौधे, ये आप डायग्राम देख सकते हैं बी वाला, इसमें चारों जो ये परागकण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम देखें क्रोसित, इनमें 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जिससे ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एवं नीचे वाले युग्म का केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। उदाहरण मैग्नोलिया। सी वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला है एक समकोण पर स्थित है, नीचे वाला एक ही दिखाई दे रहा है, जबकि एक इसके पीछे स्थित है। टी आकार का, इसमें चतुष्क के 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में तथा 2 लंबवत रूप में विन्यासित रहते हैं। एरिस्टोलोकिया और रेखिक, सभी लघु बीजाणु एक ही रेखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं। उदाहरण हेलोफिला। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, डी वाला जो है टी प्रकार का है तथा लास्ट वाला जो रेखित प्रकार का है। लघु बीजाणु के मध्य केलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। इन भित्ति में केलेज एंजाइम द्वारा विघटन होने से ये लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं एवं इनका आकार गोलाकार हो जाता है। इस अवस्था में परागकण कहलाते हैं। अब आप देखें कि इन्हें पहले हम लघु बीजाणु कह रहे थे, अब परागकण कह रहे हैं। तो इन्हें परागकण कब कहते हैं? जब लघु बीजाणु के मध्य केलोज द्वारा निर्मित जो भित्ति होती है, केलेज एंजाइम द्वारा विघटन होने से ये लघु बीजाणु चतुष्क से जब मुक्त हो जाते हैं, जब चतुष्क से ये मुक्त हो जाते हैं तो इनका आकार जो है गोलाकार हो जाता है और इस अवस्था में इन्हें परागकण कहते हैं। परागकण लघु बीजाणु दानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। परागपिंड आग में, ये आग का जो परागपिंड है उसमें दिखाया गया है। कुछ पादप जो होते हैं कुछ पादपों में परागकण जो है परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण करते हैं। उदाहरण आक एवं कुछ आर्किड्स। ड्रासेरा एवं टाइफा आदि में अनेक परागकण चतुष्क परस्पर संलग्न होकर संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं। संयुक्त परागकण जो है का निर्माण करते हैं। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो इस अवस्था को बहुबीजाणुता कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि बहुबीजाणुता किसे कहते हैं? तो यदि एक चतुष्क जो होता है उसमें 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हैं तो आप इसे बहुबीजाणुता कहेंगे। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है परागकोश का स्फुटन। परिपक्व जो परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जब परिपक्व परागकोश हो जाता है, उसकी जो भित्ति है उसके फटने की प्रक्रिया को हम परागकोश स्फुटन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंतःस्थिशियम की जो ओष्ठ कोशिकाएं हैं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। परागकोश का स्फुटन जो है निम्न विधियों द्वारा होता है। अनुप्रस्थ स्फुटन, इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश की जो कोशिकाएं पालियां जो हैं परागकोश के अक्ष के अनुप्रस्थ स्फुटित होती है। उदाहरण तुलसी। अक्ष के अनुप्रस्थ जो स्फुटित होती है उनमें ये कहेंगे अपन अनुप्रस्थ स्फुटन, और लंबवत स्फुटन किसे कहेंगे? इस प्रकार के स्फुटन में पालिया जो है लंबवत स्फुटित होती है। उदाहरण धतूरा कपास। छिद्रमय स्फुटन में हम देखें तो इन परागकोश के शीर्ष पर 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं। उदाहरण मकोय। और कपाटीय जो स्फुटन होगा उसमें परागकोश में 1, 2 या अधिक कपाट बन जाते हैं। उदाहरण बारबेरी।
नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नर युग्मकोद्भिद की। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।